इसके अलावा बात करेंगे सीएए की, नागरिक संशोधन अधिनियम की, यानी कि इसको एक सिंप्लीफाइड भाषा में अगर कहा जाए तो इसको नागरिक संशोधन अधिनियम कहा जाता है। केंद्र सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया। मतलब यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम जो भारत में रह रहे हैं उन्हें अब भारत की नागरिकता मिल पाएगी। 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हैं जो भारत में अभी प्रवासी के तौर पर यानी कि शरणार्थी के तौर पर अपना जीवन जी रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई अपने अपने देशों में ये वो सताए हुए लोग हैं जो हिंदुस्तान में आए थे और यहीं आकर बस गए। शरणार्थी का जीवन ये लोग अब तक जी रहे हैं। इन प्रवासी भारतीयों को नागरिकता देने का कानून 2019 में ही संसद में पारित कर लिया गया था। राष्ट्रपति ने भी इसको अपनी मंजूरी दे दी थी। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये बड़ा कदम है। तीनों ही देश जिनका मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का मैंने जिक्र किया, बांग्लादेश का जिक्र किया, ये हमारे पड़ोसी देश है और ये मुस्लिम बहुल देश है। इसीलिए इन देशों से आने वाले गैर मुस्लिम धर्मों को यहाँ पर नागरिकता मिलेगी। अब इसके लिए करना क्या होगा, यानी कि वो लोग जो कि यहाँ पर शरणार्थी की तरह रह रहे हैं, इन देशों में धार्मिक तौर पर सताए गए हैं और हिंदुस्तान में आकर शरणार्थी की तरह रह रहे हैं, इनको करना क्या होगा नागरिकता हासिल करने के लिए, वो जानना जरूरी है। वो मैं आपको बताता हूँ, वो समझिए आप। नागरिकता पाने के लिए सीएए के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। गृह मंत्रालय पोर्टल की जो रजिस्ट्रेशन है, यानी कि उस पोर्टल पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फिर गृह मंत्रालय आपकी जो एप्लीकेशन होती है उसकी जांच करेगा। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से फिर क्लियरेंस मिलेगी और उसके बाद नागरिकता का प्रमाण पत्र उस शख्स को जारी कर दिया जाएगा जिसने इस पोर्टल पर अप्लाई किया होगा, एप्लीकेशन दी होगी। अब ये पोर्टल इस वक्त पूरी तरह से तैयार है काम करने के लिए। गृह मंत्रालय ने इसकी बाकायदा टेस्टिंग कर ली है और ये बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। खास बात यह है कि सीएए उन शरणार्थियों की मदद भी करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, जैसे कि पासपोर्ट है या फिर यात्रा से जुड़े कागजात हैं। बस उन्हें यह बताना होगा कि वो भारत कब आए थे। सीएए के खिलाफ कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध भी किया और अभी नहीं, ये पहले से हो रहा है। जब 2019 में सीएए लाने की बात हुई थी और फिर ये पहले लोकसभा फिर राज्यसभा से मंजूर हुआ था, तब भी हमने देखा था कि बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया गया था और उस दौरान ये भी देखा गया था कि लोगों को बरगलाया गया कि उनकी नागरिकता छिन जाएगी। विरोध करने वालों को गृहमंत्री अमित शाह ने निशाने पर लिया और कहा कि लोगों को निश्चिंत रहने की जरूरत है, किसी की नागरिकता छीनने की नहीं। उन्होंने साफ कहा कि ये सीएए जो है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये किसी की भी नागरिकता नहीं छीनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की तरफ से फैलाया जा रहा एक झूठ है। भाई और बहनों, अवैध घुसपैठ चरम सीमा। आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी। आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चूप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। उनको अपने अधिकार से कोई वंचित कहीं नहीं कर सकता। तो ये एक बार नहीं, बार बार केंद्र सरकार की ओर से भी, गृहमंत्री अमित शाह की ओर से भी कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी तरफ से फैलाया जा रहा झूठ है और सीएए लागू होने से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि वो लोग जो कि प्रवासी के तौर पर हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जो धार्मिक आधार पर जो 3 हमारे पड़ोसी देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर सताए गए हैं, सिर्फ ये उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए लाया जा रहा है ताकि उनको भारत में रह रहे तो भारत की नागरिकता उनको मिल जाए। लेकिन अभी भी विपक्ष का विरोध इस पर जारी है। आज भी बहुत सारे इस तरह का रिएक्शन सामने आया जिसमें सीएए लागू करने का विरोध बताया और इसे एक एजेंडा बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल एजेंडा है बीजेपी का। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी जो कि प्रवक्ता
भारतीय जनता पार्टी के, वो इस वक्त साथ में हैं। विजय कौशिक जी कांग्रेस के नेता हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। और अश्विनी उपाध्याय जी वरिष्ठ वकील हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि अब पॉलिटिक्स पर हो गई है शुरुआत। शिवम जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। सीएए को लेकर लगातार जो भी एक अफवाह फैलाई जा रही थी या झूठ फैलाया जा रहा है, तो उनको क्लियर करने की लगातार हमने देखा कि हर चरण पर केंद्र सरकार की ओर से कोशिश की गई, और इसीलिए इसको 2019 में ये कानून बन गया था। फिर भी इसको लागू करने में इंतजार किया, 2024 में जाकर लागू हो रहा है। लेकिन इन 5 सालों में अगर एक चीज नहीं बदली तो वो है विपक्ष का अविश्वास। अब कैसे इसको दूर करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अविश्वास हो सकता है कि जहां पर कोई कंफ्यूजन हो, इतना क्लियर नोटिफिकेशन मुझे लगता है हो ही नहीं सकता। इससे आसान नोटिफिकेशन क्या होगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग आए हैं, जिन्होंने मांग की है सिटीजनशिप की, वो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियंस, जो धार्मिक तौर पर प्रताड़ित लोग हैं, वो लोग ऑलरेडी यहां पर हैं। उनको नागरिकता देने का ये कानून है। इसमें किसी की नागरिकता ना जा रही है, ना किसी को इस तरह से कोई परेशानी है, ना आने वाले समय में नागरिकता जाएगी। अब मुझे एक चीज बताइए, इस कानून से ममता बनर्जी को क्या दर्द है जी? ममता बनर्जी को क्या नुकसान हो जाएगा इससे? या ममता बनर्जी को क्या लेना देना है इससे? या फिर किसी भी, फॉर दैट मैटर, असदुद्दीन ओवैसी को? आप मुझे एक चीज बताइए, आप इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे, वो ठीक है, आपकी राजनीति उसके आधार पर चलती होगी, लेकिन ममता बनर्जी तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुस्लिमों तक का तुष्टीकरण कर रही है। उनसे वोट लेना है क्या? या फिर यूं कहिए, इस देश के या फिर इस देश में रहने वाले हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, क्रिश्चियंस, इन सबसे नफरत है क्या? किस बात की नफरत? अगर कुछ लोग जो हैं, या जो लोग यहां पर रह रहे हैं, वो इस देश का हिस्सा है, इस देश में अगर एक माचिस भी खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, और वो लेजिटिमेट सिटीजन्स हैं और उधर से आए हैं क्योंकि वो वहां पर धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए, और भारत एक ऐसा देश है जो सबको शरण देता है, तो आपको उनसे नफरत क्यों है? अगर वो इस देश में फ्री ट्रैवल कर सकेंगे, प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे खरीद सकेंगे, वो पहले ही यहां पर हैं। मैं मानता हूं इस तरह की मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। ये इतनी नफरत हिंदुओं के प्रति या बाकी जैन के प्रति या सिख के प्रति या बौद्ध के प्रति या फिर पारसियों के प्रति या फिर क्रिश्चियन के प्रति नहीं होनी चाहिए। और मुस्लिम तुष्टीकरण इतना भी हद से जाना चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुस्लिमों से भी आपको वोट चाहिए क्या? मैं मानता हूं सिर्फ प्रोपेगेंडा, सिर्फ एजेंडा, सिर्फ और सिर्फ जो है तुष्टीकरण करना है, और उसके तहत विरोध कर रहे हैं, वरना विरोध करने जैसा इस कानून में कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं आ रहा हूं विजय जी आपके पास। आज आपके नेता हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने जब सीए लागू हुआ तो उन्होंने कहा, उन तुष्टीकरण का जो आरोप जो अभी आपने देखा कि शिवम जी आपके ऊपर लगा रहे हैं, वही आरोप जयराम रमेश ने लगाया कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। लेकिन उल्टा तो बीजेपी आपके ऊपर लगा रही है कि आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दिक्कत क्या है सीए से? को निजी तौर पर जो लगा उन्होंने कह दिया। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि माननीय मोदी जी ने जो देश में हालात बना रखे हैं, उसमें पक्ष भी नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि सीएए से दिक्कत क्या है। इसको आप मुझे 4-5 पॉइंट्स में समझाइए कि मुझे ये दिक्कत है, कांग्रेस को ये दिक्कत है। सुन लीजिए, शाहीन बाग के अंदर जो प्रदर्शन हुए, मोदी सरकार ने ये कहा कि उनको विदेशी फंडिंग देकर वो प्रदर्शन कराए गए, लेकिन सरकार ने आज तक यही बताया कि कौन से देश की फंडिंग चल रही है। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, हमें सीएए को लेकर कोई परेशानी न थी, न है, न होगी। हमारी कुछ चिंताएं थी जो हमने सरकार के सामने रखी थी। पहली चिंता कि क्या सीएए आने से पहले किसी हिंदू को भारत की नागरिकता नहीं मिलती थी? अगर कोई बाहर से आया हुआ है, मिलती थी। मुसलमानों को भी मिलती थी, दूसरी जाति के लोगों को भी मिलती थी। आप अमेरिका में जाइए, आप भारतीय होते हुए वहां की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन हमारा ये कहना था, जिस तरह अमेरिका जैसे देश में एक सिस्टम होता है कि भारत से कोई डॉक्टर जाता है तो वेलकम, कोई एडवोकेट जाता है तो वेलकम, बिजनेसमैन जाता है तो वेलकम, यानी कि एक कैटेगरी ये होनी चाहिए कि भाई हम इस लेवल के व्यक्ति को अपने देश में उसे यहाँ से नागरिक बनाएंगे। ये नहीं कि कोई चोर उचक्का हिंदू के नाम पर उठकर आ गया, या कोई अपराधी आ गया, या कोई गुंडा तत्व आ गया जो हमारे देश में आकर एक माहौल खराब करे। तो ऐसे ही स्थिति में देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है, देशद्रोही लोगों को भी, जो आईएसआई की स्लीपर सेल्स के लोग हैं, उनको भी भारत की नागरिकता पाने का मौका मिलेगा। भविष्य में वो हमारे देश के नागरिक बन जाए, इस बात की क्या गारंटी होगी? तो हमारी चिंताएं केवल इतनी थी कि भाई
नागरिकता का पैमाना योग्यता के आधार पर होना चाहिए। मत दीजिए आप मुसलमानों को, हम कब कहते हैं कि बाहर से आए मुसलमान को आप नागरिकता दीजिए, लेकिन अगर कोई एपीजे अब्दुल कलाम जैसा कोई मुसलमान आपके देश में, आपके देश की नागरिकता लेना चाहेगा तो क्या मोदी जी मना कर देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यही सियासत है। मोदी जी ये खुद ही लाए, ये का विरोध भी नहीं, लेकिन उसके लिए तो ऑलरेडी है ना कानून, उसके लिए तो ऑलरेडी है ही, ये तो स्पीड अप किया गया है ना, उसके लिए तो ऑलरेडी है। आप समझ लीजिए, हाँ। हम ये कहते हैं कि हिंदू के नाम पर अच्छे हिंदू को नागरिकता मिलनी चाहिए। अगर एक हिंदू अपराधी है या गलत है या कुछ और हमारे देश के लिए समस्या खड़ी कर सकता है, देखिए हमारे देश की आबादी पहले बहुत ज्यादा है। आज यहाँ पर अच्छा ठीक है, मैं पॉलिटिक्स में फिर आऊंगा, मैं आपके शिवम आपके पास भी आऊंगा, आप क्योंकि हाथ खड़ा कर रहे थे आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं अभी अश्विनी उपाध्याय जी के पास चल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं अश्विनी उपाध्याय जी, और सीए को लेकर बहुत रिसर्च भी उनकी है। अश्विनी जी, मुझे एक चीज बताइए कि ये सीएए आज लागू कर दिया गया, इससे फायदा है सिर्फ या किसी का नुकसान भी है? जैसा नैरेटिव एक जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो, बाकी पार्टियां जिस तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही हैं, इससे सिर्फ फायदा है या नुकसान भी है, जैसा ये क्या कहा जा रहा है? देखिए, ये सीए कानून मेरे हाथ में है, शायद आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। जी जी जी। 1955 में ये बना, उसके बाद इसमें कई बार बदलाव हुए। 1984 में बदलाव हुआ, 1986 में बदलाव हुआ, जो लेटेस्ट बदलाव हुआ 2019 में हुआ जी। और किस लिए बदलाव हुआ? सिटीजनशिप देने की कंडीशन, जो टर्म्स कंडीशन है, उसमें थोड़ी सी छूट देने के लिए जी। ऐसा नहीं कि एकदम पूरा ब्लैंकेट ओपन कर दिया, विंडो ओपन कर दिया, कोई भी आ जाए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आके नागरिकता ले ले, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि सबके लिए नागरिकता का जो विंडो थी बंद कर दी गई। इसमें यह कहा गया कानून में कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हैं, जिनको वहां के लोग काफिर कहते हैं, जिनको वहां के लोग नापाक कहते हैं, अल्टीमेटली पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में पाक और नापाक का सिस्टम है कि जो मुस्लिम है वो पाक है, जो गैर मुस्लिम है नापाक है, जो मुस्लिम है वो ईमान वाले हैं, जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है। तो उस आधार पे जो उनको प्रताड़ित किया जाता है, और जिन्होंने केवल और केवल अपने धर्म के लिए अपना सब कुछ छोड़ा है। आप जरा एक बार उन बेचारों के बारे में सोचिए जी, कि उनके ऊपर इतना दबाव था कि कन्वर्ट हो जाओ। उसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, खेत खलिहान छोड़ दिया, दुकान छोड़ दिया, केवल उनका तिलक बच जाए, उनकी शिखा बच जाए, उनके जनेऊ बच जाए, उनका त्योहार बच जाए, उनका सनातन धर्म बच जाए। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इवन पारसी और ईसाई भी उनको अपने केवल धर्म के लिए वो वापस चले आए, सब कुछ छोड़ आए, चलते समय बेचारे खाली हाथ आए। अब उनको अगर नागरिकता देने में 5 साल की छूट मिल रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें इट्स बट्स क्यों हो रहा है। भारत के लोगों के तो इस पे कोई फर्क ही नहीं है ना। भारत में जो लोग पहले से रह रहे हैं, जो सिटीजन है भारत के, ना उनका नागरिकता जाएगी, ना उनको नागरिकता मिलेगी, वो पहले से सिटीजन है। ये तो जो वहां से आए हुए हैं, बाकी लोगों के लिए कोई विंडो बंद नहीं हुई है। अदनान सामी ने फिर यहीं पे एक चीज सर, एक चीज यहीं पे मैं ऐड कर रहा हूं, फिर ये डर मुस्लिमों में क्यों फैलाया जा रहा है? क्योंकि एक डर है एक मुस्लिम कम्युनिटी में कि हमारी नागरिकता चली जाएगी। हम भी बहुत लोगों से बात करते हैं, उनके मन में ये डर रहता है। तो ये एक नैरेटिव है, ये एक झूठ है जिसको बीच में प्लांट कर दिया गया इसके अगेंस्ट। ये देखिए, अल्टीमेटली जो चाहते हैं ना कि मुस्लिम का उद्धार न हो, मुस्लिम का कल्याण न हो, मुस्लिम भय में रहे, जिसकी राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ फियर है, तो स्वाभाविक सी बात है वो डर पैदा करेंगे। और लगातार पिछले 2019 से लेकर 2024 तक ये 4-5 साल भय तो पैदा किया है। भाई देखो, सी आ जाएगा, आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, फिर रजिस्टर बनेगा, आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, फिर एनआरसी आएगा तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो भय पैदा करना है। फिर एक और भय आया कि यूसीसी आ जाएगा तो आप जो है नमाज नहीं पढ़ पाओगे, अजान नहीं दे पाओगे। ऐसा भय वो करते रहते हैं, लेकिन ये सफेद झूठ धीरे धीरे एक्सपोज होता चला गया। और आज की डेट में 21वीं सदी में जहां इंटरनेट, यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक इतने मीडिया चैनल आ चुके हैं, जहां परमानेंट लगातार डिबेट हो रही है, तो वो झूठ एक्सपोज हो गया। लेकिन झूठ बोलने वालों को लगता नहीं हम बार बार झूठ बोलेंगे तो लोगों को कुछ न कुछ तो विश्वास हो जाएगा। अश्विनी जी, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ हैं, आपने सीए को पूरी तरीके से पढ़ा है, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर, आप यहाँ इस मंच से कहेंगे इंडिया न्यूज के, तो मैं चाहूंगा क्लैरिटी मिलती चली जाए। पहला, हालांकि अमित शाह कह चुके हैं ऐसा कुछ नहीं है,
हम सब जानते हैं, आप सीए को अच्छे से जानते हैं, मुझे बताइए कि जो नैरेटिव सेट किया जाता है कि नागरिकता चली जाएगी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की, क्या ऐसा कुछ प्रावधान है इसमें? ये कानून नागरिकता लेने वाला है ही नहीं है, ये केवल नागरिकता देने वाला कानून है। और ये केवल हिंदू को नहीं, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई सबको नागरिकता देगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो माइनॉरिटी उनको नागरिकता देगा। और वो क्यों देगा? क्योंकि जो 47 में विभाजन हुआ है वो पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं से, जैन, बौद्ध, सिख से पूछ के नहीं हुआ, बांग्लादेश में रह रहे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख से पूछ के नहीं हुआ। अल्टीमेटली बेचारे जो पाकिस्तान में 25% थे केवल 2% बचे हैं। बांग्लादेश में जो 30% थे वो मात्र 7% बचे हैं। और अफगानिस्तान जो दुर्योधन का ननिहाल, जिसको गंधार कहते थे, जहां 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वहां तो केवल 20 हिंदू बचे हैं, मात्र 20। अगर उन 20 को भारत में नागरिकता नहीं मिलेगी तो उनको भी फोर्स करके उनका भी खतना कर दिया जाएगा, उनको भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उनको, उनके लिए एक तरीके से राहत है कि वो आ जाए यहाँ नागरिकता ले मतलब कि लें। ये सताए हुए जो हिंदू हैं, जो बाहर रह रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज में, उनके अधिकारों की रक्षा करने वाला कानून है, किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, ये कह रहे हैं आप? क्लियर? बिल्कुल, उनको नागरिकता देने वाला कानून। और वो भी केवल ऐसा नहीं कि वो आज ही आ जाओ कल नागरिकता मिल जाएगी। उनके बाकी लोगों के लिए भारत में जो पहले 10 साल रहेंगे उसके बाद उनको नागरिकता मिलेगी। ये जो बेचारे सताए हुए हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई हैं, इनको 5 साल रहने के बाद नागरिकता मिल जाएगी। बस इतना 5 साल की उनको छूट मिली हुई है। ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल, एक सवाल और थोड़ी सी और क्लैरिटी मैं ले लूं, क्या इससे हिंदुस्तान में रह रहे मुस्लिम, उनके अधिकारों पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदू पाकिस्तान, भारत में रह रहे जो हिंदू, मुस्लिम नहीं, भारत में रहने वाले किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने का मतलब, क्योंकि भारत के लोगों के लिए बना ही नहीं। ये जो संशोधन आया है वो केवल और केवल उन 3 देशों के, जहां उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जहां उनकी बेटियों को उठा लिया जाता है, जहां उनको जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया जाता है, जहां उनकी फसलों में आग लगा दिया जाता है। सिचुएशन आप देखिए ना, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं की जैसे फसल तैयार हो जाती है ना कटने के लायक, आग लगा दिया जाता है। जैसे उनकी बेटी 14 साल 15 साल की होती है उसको स्कूल से किडनैप कर लिया जाता है। तो उनके लिए बचा क्या? या तो वो कुएं में डुबकी लगा दे, या तो कहीं अपना आत्महत्या कर ले, अदरवाइज कहीं जाए। अब जो बेचारे आए हैं, और जरा सोचिए, सब कुछ छोड़ के आए, घर छोड़ा, मकान छोड़ा, खेत छोड़ा, खलिहान छोड़ा, दुकान छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। किस लिए छोड़ा? भैया मेरा तिलक बच जाए, मेरे हाथ का रक्षा बन जाए, मेरा जनेऊ बच जाए, मेरा त्योहार बच जाए, मेरा होली दिवाली बच जाए, मेरा सनातन धर्म बच जाए। केवल इसलिए वो यहाँ सब कुछ छोड़ के आए। अगर उनको शरण नहीं मिलेगी तो मुझे लगता है मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा ये जो सीए आया है ना, ये मानवता के, ये मानवाधिकार प्रोटेक्ट करने वाला कानून है। और अगर भारत नहीं देगा तो कौन देगा उनको नागरिकता? अब विजय कौशिक जी बताइए, इतनी क्लैरिटी के साथ अश्विनी उपाध्याय जी ने एक एक चीज बताई और मैंने बहुत स्पेसिफिक होकर 2-3 सवाल भी पूछे। अब बताइए दिक्कत क्या है? अगर सताए हुए लोगों को थोड़ा स्पीड अप प्रोसेस की तरह नागरिकता मिल जाता, और ऐसा भी नहीं है कि 2, 4, 5 दिन, 5 साल उनको भी इंतजार करना पड़ेगा जो वहां से आके सताए हुए यहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसे में फिर दिक्कत क्या होती है? क्यों फिर झूठे नैरेटिव गढ़े जाते हैं? देखिए, मोदी जी देश की जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। मैंने कहा ना कि सवाल ही नहीं उठाते हैं। अच्छा, अभी भी आपको लग रहा है कि धूल झोंक रही है? जी जी, अभी भी आपको लग रहा है कि धूल झोंकी जा रही है आंखों में? बिल्कुल धूल झोंकी जा रही है। आप एक कैसे, वो भी बता दीजिए मुझे। मोदी सरकार, देखिए, सबसे बड़ा कांग्रेस के ऊपर ही आरोप लगाते हैं कि हमने बांग्लादेशी मुसलमानों को इस देश में बसाया। तो भाई 10 साल से मोदी जी की सरकार है, 56 इंच की सरकार है। मोदी सरकार बताए कितने बांग्लादेशियों को निकाल कर इन्होंने वापस बांग्लादेश पहुंचाया। ये झूठ पर झूठ बोलते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, नहीं, आप समझ ही नहीं रहे। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर सच और झूठ है क्या? मतलब यहाँ तो क्रिस्टल क्लियर है, वो तो लिखा हुआ है ना उसमें। अश्विनी जी, सब लिखा होगा ना, सब कुछ लिखा हुआ होगा ना अश्विनी जी? बिल्कुल सब लिखा हुआ है कानून में, सब साफ लिखा हुआ। कुछ वर्बल तो है नहीं, सब रिटर्न है। सच और झूठ बिल्कुल सीधा सा है। मोदी सरकार केवल इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस को ना पहले ऐतराज था ना आज ऐतराज है। हम केवल ये कहते हैं कि जो इस देश में रहने योग्य है केवल उसी को नागरिकता दी जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे वो पारसी हो। तो दे तो रहे हैं,
बात तो ये दे तो रही है ये बात तो बोली अश्विनी जी ने, बोली, मैंने भी बोली पहले। भाई इनको 5 साल में मिल जाएगी, उनको 11 साल में मिल जाएगी। ये सताए हुए हैं, परेशान हैं। आप सुनते नहीं खबरें कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जो बेचारे हिंदू रह रहे हैं, वहां पर हिंदू, पारसी, सिख, जैन, किस तरीके का बर्ताव उनके साथ होता है वहां पर। एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। वो लोग आकर अगर यहाँ पर रह रहे हैं, 5 साल के इंतजार के बाद अगर उनको नागरिकता मिल रही है, उनको भी एक अच्छा जीवन मिल रहा है, एक अधिकार मिल रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या होती है? उसको तुष्टीकरण की नीति से, तुष्टीकरण की नजर से क्यों देखा जाता है? मेरा सवाल ये है। आपका सवाल आपने कर लिया, मेरा जवाब सुन लीजिए। हमने मोदी सरकार से बड़े सीधे शब्दों में कहा था कि जब आप इस तरह का कानून लेकर आएंगे तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट और आ सकता है कि जो इन देशों में बसे हुए भारतीय हैं, हो सकता है कि उनके ऊपर अत्याचार बढ़ जाए। और यही हुआ। जब से मोदी सरकार ने सीएए को लेकर शाहीन बाग में ड्रामा करवाया और विदेशी फंडिंग वगैरह की बात की, वैसे पाकिस्तान और कई मुस्लिम कंट्रीज में हिंदुओं के ऊपर हमले बढ़ गए कि जाओ भाई अपने देश जाओ, अब तो तुम्हारे लिए नागरिकता ओपन कर दी। तो नागरिकता तो पहले वहां रहकर जुल्म सहने से तो अच्छा है ना कि आ जाए यहाँ पर। यहाँ कम से कम जान और इज्जत तो बची रहेगी घर की। ठीक है शिवम, आप आ जाइए। बहुत सारी आपत्तियां ये उठा रहे हैं, बहुत सारी आपत्तियां ये उठा रहे हैं। मैं बहस करूंगा तो फिर मेरे ऊपर कोई तोहमत लग जाएगी। आप आ जाइए शिवम। विजय जी से एक ही चीज कहना, विजय जी प्लीज, हो गया ना, हो गया विजय जी, हो गया, प्लीज बोलने दीजिए। रोहित जी मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता, प्लीज मौका दीजिए मुझे। अच्छा विजय जी अब थोड़ा सा शिवम को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। देखिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अश्विनी जी ने भी बताया और देश के तमाम न्यूज चैनल्स पर भी चल रहा है, नोटिफिकेशन भी वहां पर है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, छोड़ दीजिए पढ़ा लिखा, कोई भी नॉर्मल आम आदमी भी अगर उसको पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा इसमें कुछ नहीं। 5 साल पहले इस देश को, दिल्ली को किस तरीके से बंदी बनाकर रख लिया था और तमाम तरह की चीजें हुई थी, उसी प्रोपेगेंडा को फिर से रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी दिक्कतें सुनिए कि कहीं विदेश में किसी भारतीय को परेशानी ना हो जाए, उसके लिए सरकार बैठी है भाई, चिंता मत कीजिए। या फिर कोई परेशानी आ जाए, उसके लिए सरकार बैठी है भाई, आप चिंता मत कीजिए। ऐसी सरकार नहीं है कि अपने देश के नागरिकों को कहीं पर भी छोड़ देगी या किसी भी देश में छोड़ देगी। नहीं, आप बेफिक्र रहिए। युद्ध भी रुकवाए जाएंगे और देश में भी वापस लाया जाएगा और बाकायदा हर चीज को इंश्योर किया जाएगा। हर किसी भारतीय की पूरी दुनिया में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी में इस मोदी सरकार की गारंटी है। लेकिन विषय यहां पर यह है कि आप प्रोपेगेंडा को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके पास कोई इसमें जो है कोई एजेंडा, प्रोपेगेंडा आपको समझ में आ नहीं रहा। बस एक ही चीज कहनी है कि मोदी जी डिवाइड कर रहे हैं, मोदी जी डिवाइड नहीं कर रहे, यूनाइट कर रहे हैं। सीधी बात है, इस देश में जो लोग ऑलरेडी यहां पर हैं उनको नागरिकता, 3 देशों से आए हुए 5 माइनॉरिटीज को नागरिकता दी जा रही है। इसको प्रोपेगेंडा बनाकर आगे पेश मत करिए। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, अपीजमेंट लगातार आप इस देश में करते आए हैं, लेकिन कम से कम जब राष्ट्रीय स्तर के कोई कानून का विषय हो तो इस तरह का मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन नहीं चलाना चाहिए। ये देश के लिए भी खतरा है, आने वाले समय में और चीजों के लिए भी खतरा है। वैसे भी कांग्रेस राष्ट्रहित के तमाम मुद्दों पर जो है हमेशा देश विरोध में ही खड़ी रही है, वो एक अलग विषय है। कम से कम यहां पर तो अगर इस तरह का कोई कानून आता है तो उसके साथ खड़े रहिए ना। और एक और भी चीज है, विजय जी की कोई एक बात मुझे ऐसी बताइए जो इस कानून में उनको बुरी लगती है। वो तो एक तो ये भी कह रहे हैं कि हाँ हमें तो इससे कोई दिक्कत ही नहीं है, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि विदेशों में दिक्कत ना हो जाए। एक तरफ कहते हैं हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि विदेशों से संबंध खराब ना हो जाए। एक तरफ ये कहते हैं कि सबको आना चाहिए, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि नहीं ये बिल ठीक नहीं। मैं मानता हूं कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है, 135 साल पुरानी पार्टी के कार्यकर्ता है, ये कंफ्यूज आदमी की तरह काम क्यों कर रहे हैं? कोई 2-4 साल 5 साल पुरानी वाला पॉलिटिकल स्टार्टअप हो, समझ में आता है कि उनको राष्ट्रीय मुद्दों की इतनी समझ ना हो या फिर अंडरस्टैंडिंग ना हो या फिर उनका कुछ मोटिवेशन, पॉलिटिकल मोटिव कुछ और हो। लेकिन ये एक राष्ट्रीय विषय है और यहां पर जिस तरीके से इन 5 धर्मों के लोगों को बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है, उनके साथ क्या क्या प्रताड़नाएं होती हैं आए दिन, पाकिस्तान से लेकर और अफगानिस्तान तक हम तमाम चीजों को देखते हैं। किस तरीके से अभी पिछले दिनों जो है अफगानिस्तान से शरणार्थी जो आए थे और किस तरीके से मेरे देश के जो मंत्री हैं वो खुद वहां पर गए थे और एयरपोर्ट से उनको रिसीव करके लाए थे। प्लीज इस तरह की स्थितियों में आप अपने बारे में एक बार इसको रखकर सोचिए। मैं या आप, अश्विनी उपाध्याय जी या रोहित पुनेठा जी या विजय जी में से कोई अफगानिस्तान होता और हमारी बहन बेटियों के साथ कुछ तरह की स्थितियां होती तो हम क्या करते? हमारे धर्म को लेकर इस तरीके से हम पर चोट की जाती तो हम क्या करें? वो इतने मजबूत लोग हैं कि वो वहां पर लड़े, लेकिन लड़ने के बाद भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। अब तक उनको नागरिकता न दे भारतीय सरकार। इससे ज्यादा गिरी हुई कोई बात नहीं होती। प्लीज आप इससे बाहर निकलिए। राजनीति करने के 1000 मुद्दे होंगे। मुझे लगता है राजनीतिक बहस है, ये कभी खत्म होगी नहीं। आपने जो किया है और रहेंगे और मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो इसको
गलत साबित करने में जुटा रहेगा। एक चीज और है, क्योंकि फिर मुझे अगले टॉपिक की ओर मूव करना है। अश्विनी जी, आपके पास आ रहा हूं। लागू तो हो गया ये, अब आगे नागरिकता मिलेगी कैसे? मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स तो चल रही है, लेकिन एक इंफॉर्मेटिव भी रहे, इंफॉर्मेशन भी मिले। कैसे उनको नागरिकता मिलेगी, करना क्या होगा? देखिए, लिंक एक ऑनलाइन जो है पोर्टल बन गया है, वहां अप्लाई करना है उनको। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पे भी हमारे बेचारे ये हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ अपने आसपास के साइबर कैफे पे जाके वहां से ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं। रिस्पेक्टिव जो डीएम होंगे वो इसके नोडल ऑफिसर होंगे, यानी अपने जिले के जो कलेक्टर हैं या जिलाधिकारी वहां जाएंगे, वहां जाके वो अपना बताएंगे, साहब हम कब से रह रहे हैं, कितने दिन हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि क्योंकि वहां से आते समय कई लोग अपना सामान भी नहीं ला पाते, डॉक्यूमेंट भी नहीं ला पाते, तो उससे भी छूट दी गई है। बस उनको इतना बताना है कि वो कहाँ रहते थे और कब आए, तो एक तरीके से, और जहां रह रहे हैं वहां के ग्राम प्रधान या उस एरिया के लोगों से कुल वेरीफाई करवाना है। तो प्रोसेस भी एक आसान है। जो मैं नोटिफिकेशन देख रहा था, जो रूल्स आया है, वो बहुत एक सॉफ्ट रूल भी ऐसा किया गया है कि बहुत बड़ी समस्या ना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद मार्च में ही जितने हमारे बेचारे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख हैं, वो मार्च तक अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे और मार्च में उनको उनकी सिटीजनशिप मिल जाएगी। मतलब किसी को भी गलत तरीके से इसमें कुछ नहीं, पूरा प्रोसेस होगा, पूरी जांच होगी, सब चीज करने के बाद जो सही आदमी होगा उसको नागरिकता मिलेगी। इसमें किसी तरह का कोई भी वो नहीं है। देखिए, बाकी लोगों के लिए अभी भी नागरिकता नहीं बंद हुई है। अदनान सामी ने आखिर पाकिस्तान के जो गायक थे उन्होंने नागरिकता लिया ना। ऐसे कितने सारे और लोग नागरिकता मांगते हैं, उनके लिए टर्म्स कंडीशन बनी हुई है। और ऐसा नहीं वो कानून आज का है, ये कानून नेहरू जी ने बनाया हुआ था। ये 1955 का कानून है। उसमें बार बार बीच में बदलाव होता गया। जब किसी को जैसे असम में बांग्लादेशियों को नागरिकता देने के लिए उस समय कांग्रेस की राजीव गांधी की सरकार ने सेक्शन 6 से जोड़ दिया था बांग्लादेशियों को। अब उस समय उसका तो कांग्रेस उसको सपोर्ट करती है, और दूसरी तरफ जो प्रताड़ित हैं हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, उनको अगर नागरिकता मिल रही है तो उसका विरोध करते हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा चरित्र कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, दो बातें हैं, क्योंकि मुझे इसको एंड करना है। और दो बातें हैं कि नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, ये नागरिकता देने वाला कानून है उन लोगों के लिए जो सताए हुए हैं। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हिंदू और सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये जो लोग हैं वहाँ से हिंदुस्तान आके शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का ये कानून है। और दूसरी बात ये कि जो कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को क्यों नहीं दिया जा रहा, ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी है। उसमें 11 साल का टाइम है, इसको स्पीड अप करते हुए 5 साल का टाइम। ये दो बड़ी बातें हैं, यानी कि बाकी जो चीज़ें हैं वो झूठ है और एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। इससे ज़्यादा क्लैरिटी मुझे लगता है कि कहीं नहीं मिलेगी। आप लोगों ने बहुत क्लैरिटी के साथ, अश्विनी जी खासतौर पर आपने साथ में समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं।